नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का ऑल टू ऑल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का अपलोड कर दिए हैं। धातु एवं अधातु चैप्टर 3 का है, क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक से ऑब्जेक्टिव। धातु एवं अधातु। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। पारा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है एजी जो है सर्वोत्तम सुचालक है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का मुख्य धातु का मुख्य अयस्क है। निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है? एसबी उपधातु है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। पीतल है मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। निम्न में से कौन ओ धातु है? निम्न में से कौन ओ धातु है? सी क्या है? ओ धातु है। सी क्या है? ओ धातु है। सक्रियता। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युतीय धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारकीय। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारकीय। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, बताइए। चुंबकीय पृथक्करण। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन पल्लवन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नेलियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पायराइड्स। किसी और धातु के परमाणु
किसी और धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसी और धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 5 6 7 8। 4 5 6 7 8। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है? S8। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में घुल जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन 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 ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu नहीं, Au होगा। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? के वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जाता है? 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जाता है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क में से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइड Al2O3 2H2O। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है धातुमल यौगिक कहलाता है। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता। अपरूपता कहलाती। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। धातुओं की प्रकृति होती है धातुओं की विद्युतीय धनात्मक। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
किस किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम 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 जिप्सम। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? MgAlZnFe MgAlZnFe। एक्रारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1। क्या होता है? 3:1 3:1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार चमकदार चमकदार। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता आघात वर्धनीयता आघात वर्धनीयता। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक सोनेरस सोनेरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। सोना है सोना है सोना है सोना है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन 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 आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है हीरा हीरा हीरा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं एथेडीकरण 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 एथेडीकरण। धातु एवं अधातु का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु क्या है? धातु की परिभाषा दे। देखिए, आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। बोला, आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिनमें धात्विक चमक होती है, वे प्रायः तन्य, आघात वर्णीयता, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सोना, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुओं के उदाहरण है। बोलेगा धातु किसे कहते हैं? धातु जो है किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। जिनमें धात्विक चमक होती है। जिनमें क्या होती है? धात्विक चमक होती है। वे प्रायः तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, विद्युतीय होते हैं और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा की सुचालक, दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुओं के उदाहरण है ये सब। धातुओं के दो रासायनिक गुण को लिखे। धातु के दो रासायनिक गुणों को लिखे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। दूसरा नंबर, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विध्वंस करते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस विध्वंस करते हैं। 2Na+ 2HCl 2NaCl H2O। वो धातुओं के दो गुणधर्म। धातु हो गया गुणधर्म, अब वो धातु के गुणधर्म। अधिकतम वो धातुएं कैसी अवस्था में होती है?
अधिकतम वो धातु कैसी होती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। वो धातुएं सोने रस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। वो धातुएं सोने रस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती? कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना और चांदी। सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफी कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। कौन ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना और चांदी ऐसी धातु हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे रहते हैं। अभिक्रियाशीलता में नीचे रहते हैं। ये धातुएं काफी कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती। धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य? धातुओं के परिष्करण से अब क्या तात्पर्य है? अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातु जो शुद्ध नहीं होती है, इनकी अपद्रव्य होती है। इनमें अपद्रव्य होती है। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है। अतः वो शुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। शुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। धातुओं का परिष्करण से आप क्या तात्पर्य है? अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होती है। इनमें क्या होती है? अपद्रव्य होती है। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है। अतः अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। ऐसा धातु को उदाहरण दीजिए जो पहला नंबर कमरे के ताप पर द्रव में हो। कमरे के ताप में द्रव में हो तो पारा हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव होता है पारा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटासियम को है ना, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसमें सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सोना चांदी। उसमें सबसे अच्छा चालक कौन सा? सोना चांदी। उष्मा का कुचालक कौन है? लेड तथा मरकरी। उष्मा का कुचालक कौन है? लेड और मरकरी। लेड तथा मरकरी। लेड तथा मरकरी। लेड तथा मरकरी। मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण दें। मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण दें। उत्तर: किसी धातु के अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। मतलब किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर, धातु और धातु मिलाकर इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। इच्छा से प्राप्त की जा सकती है। तांबे के दो मिश्र धातु निम्नलिखित हैं। तांबे के दो मिश्र धातु पीतल और कांसा। पीतल में 80%, और कांसा में 90% रहता है Cu। धातु में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? धातु जो है विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? धातु में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु में जो है विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी है। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जा सकती है। धातुओं को चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकता है। यही कारण है कि धातु विद्युत के ताप के अच्छे चालक है। बोला धातु में विद्युत के सुचालक क्यों है? बोल रहा है धातु में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु में क्या विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत के धनात्मक भी है। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तीव्र से। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ताप और विद्युत के
सुचालक होते हैं। इनके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जा सकती है। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जाती है। धातुओं को चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक हैं। संयोजकता से आप क्या समझ संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी काश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक तत्व Na है, इसका परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 281, अतः परमाणु के बाहरी काश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। संयोजकता से आप क्या समझ? किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी काश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है, उसी को संयोजकता कहते हैं। मान लिया कि एक तत्व Na है, इसका परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, अतः परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसकी संयोजकता 1 होगी। आघात वर्धनी और तन्य का अर्थ क्या होता है? आघात वर्धनी और तन्य का अर्थ क्या होता है? कुछ धातुएं पीट कर उसके चादर बनाए जाते हैं। कोई ऐसी धातु है, सब कुछ धातु पीट कर चादर बनाई जाती है, इसके गुणधर्म आघात वर्धनीय कहते हैं। धातु घात वर्धनीय कहलाती है। किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। धातु तन्नी कहलाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जाता है। आघात वर्धनीय तन्य से क्या समझते हैं? कुछ धातुएं को पीट कर उसके चादर बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म का आघात वर्धनीयता कहते हैं, और धातु आघात वर्धनीय कहलाती है। किस धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं, धातुएं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं, तथा धातु तन्नी कहलाती है। 1 ग्राम सोने से 2 kg लंबा तार बनाया जाता है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण से आप क्या समझते हैं? जब धातु सतह तथा जल, वायु तथा अथवा आसपास की अन्य किसी पदार्थ के प्रभावित होती है तो इस धातु का संक्षारित होना कहते हैं। इस परिघटना का संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक संक्षारित नहीं होती है। एल्युमिनियम जैसी धातुएं संक्षारित नहीं होती है। संक्षारण से क्या समझते हैं? जब धातु सतह, जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं, तथा इस परिघटना का संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक संक्षारित नहीं होती है। एल्युमिनियम जैसी धातुएं संक्षारित नहीं होती है। संक्षारण से भरने की 3 विधि बताइए। संक्षारण से बचने के लिए 3 विधि बताइए। यस दलेपन द्वारा, विद्युतीय लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा। एक धातु और एक धातु का नाम लिखिए जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर जल उठते हैं। श्वेत फास्फोरस वो धातु हैं, इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है, यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। एक सोडियम हो गया, वो धातु में श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्यों? जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन का एक ऑक्सीकृत करके
जल में परिवर्तित कर देता है। एक स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NO2 में अपचयित हो जाता है, लेकिन एमन की एक ऐसा धातु है जो अति तनु तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करता है। एनोड पंख क्या है? एनोड पंख क्या, उदाहरण के साथ समझाइए। विद्युतीय शोधन में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु कैटायन के रूप में घोल में जाने लगती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु के एनोड पर जमा होती है। घुलनशील अशुद्धियाँ घोल में चली जाती है और घुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इन्हें एनोड पंख कहते हैं। सबकी परिभाषा दे। खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन और भर्जन। खनिज किसे कहते हैं? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये प्रायः खानों से निकाले जाते हैं। खनिज किसे कहते हैं? भूपर्पटी से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये प्रायः खानों से निकाले जाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वैसे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है, अयस्क कहलाती हैं। वैसे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है, वैसे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। अयस्कों में धातु जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इससे धातु का उत्पादन सरलता से कम खर्च में होता है। गैंग किसे कहते हैं? गैंग पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है। ये अशुद्धियाँ गैंग कहे जाते हैं। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इसके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। निस्तापन अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम तापमान पर तीव्रता से गति करने की क्रिया, जिससे उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और ऑक्सीलवन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। निस्तापन अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम तापमान पर तीव्रता से गर्म करके की क्रिया, जिससे उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और ऑक्सीलवन ऑक्साइड से परिणत हो जाता है, उसे निस्तापन कहते हैं। भर्जन अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रव्यमान से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। उसमें अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। आघात वर्धनीयता से क्या समझते हैं? कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का आघात वर्धनीयता कहते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसी गुण के कारण एल्युमिनियम के चादर, लोहे के चादर आदि बनाए जाते हैं। पोटेशियम और सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व हैं। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है, अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से प्रभावित रहता है। पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम
तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है, तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडल ताप पर ही जल उठता है, वायुमंडल ताप पर जल उठता है तथा इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से वो प्रभावित रहता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं अतः अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं अतः अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आणविक यौगिकों के गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? उदाहरण दें। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? उदाहरण दें। वैसे ऑक्साइड जो द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं। वैसे ऑक्साइड जो द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं, जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद हो। देखो, द्विधर्मी ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद हो, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये अम्लों और क्षारों से भी क्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिक निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न यौगिक निर्माण करते हैं। कैरेट सोना क्या अर्थ है? कैरेट शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नर्म होता है। यह क्या होता है? 24 कैरेट काफ़ी नर्म होता है। इसे आभूषण बनाना कठिन है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। इससे 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा तथा चांदी मिला दिया जाता है। ठीक। चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों? चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों? सोना एक कोमल सुनहरे रंग की कीमती धातु है। सोना क्या है? एक कोमल है, सुनहरे रंग की कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में कम कीमत धातु तांबा या चांदी का थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन आभूषणों में 22 भाग सोना, 2 भाग तांबा या चांदी मिलावट है। 22 कैरेट सोना को 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोना में 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। इस प्रकार चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई धातु कठोर से टकराती है, उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका उदाहरण है। एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं? इसके उपयोग लिखिए। एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं? एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। क्या बोला?
3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। यह गोल्ड को गला सकता है। यह क्या करता है? गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की एक क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया भड़कता द्रव्य होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी आसानी से गला देता है। एक्वारेजिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या? थर्मिट अभिक्रिया आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है और काफ़ी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र में होती है और अभिक्रिया ऊष्मा निकालता है, काफ़ी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया। अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहा जाता है। पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय। लोहा से जंग के बचाने के 2 उपाय। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर पर आदि उपाय किए जाते हैं। इससे लोहे संक्षारण रुक जाता है और लोहे की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती है। लोहे में जंग नहीं लगेगा। लोहे पर जंग लगने के बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट, सबसे पहले पेंट करना। पेंट से जानता है सब। तो तेल लगा दो, जंग नहीं लगेगा। ग्रीज लगा दो, यसद लेपन कर दो, क्रोमियम लेपन कर दो, एनोडीकरण कर दो या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय से यह संक्षारण रुक जाता है और लोहा बर्बाद नहीं होता, जंग नहीं लगता है। कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है। क्यों? कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है। क्यों? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। हवाई जहाज़ों की ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं से क्यों बनाया जाता है? वर्णन करें। हवाई जहाज़ों का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है? वर्णन करें। हवाई जहाज़ का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं से लीमन और मैग्नीशियम के निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसका अपेक्षित घनत्व बहुत कम होता है। ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसका अपेक्षित घनत्व बहुत कम होता है। दूसरा, सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारों इनसे बनाई जाती है। सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारें इनसे बनाई जाती है। इन पर जंग नहीं लगता है। चौथा, इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है। इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है। ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है। ये रसायनों के प्रति क्या होते हैं? बहुत क्रियाशील नहीं है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फैन उत्प्लावन विधि का संक्षेप में वर्णन करें।
सल्फाइड अयस्क के सांद्रण करने के लिए उन्हें खूब महीन पीसकर पाइन के तेल मिले जल के साथ मिलाकर हवा के झोंके द्वारा झाग पैदा किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा वो शुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। यह विधि फैन उत्प्लावन विधि कहलाती है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम सक्रिय धातु है। सोडियम क्या है? सक्रिय धातु है। सोडियम क्या है? सक्रिय धातु है जो वायु की उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। सोडियम को केरोसिन में तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। वल्कनीकरण किसे कहते हैं? वल्कनीकरण किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में रबर में क्या परिवर्तन आते हैं? वल्कनीकरण किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में रबर में क्या परिवर्तन आते हैं? सल्फर को प्राकृतिक रबर के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण कहते हैं। सल्फर को प्राकृतिक रबर के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। जब प्राकृतिक रबर को सल्फर से मिलाकर गर्म करते हैं तो रबर अधिक कठोर तथा कम लचकदार हो जाता है। रबर एक बहुलक है जिसमें एक ही तल में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसके कारण रबर को खींचा जा सकता है, परंतु सल्फर मिलाने से उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि सल्फर रबर की श्रृंखला के समान अणुओं के मध्य आड़े बंध बनाता है। सल्फर कार्बन परमाणुओं के घूर्णन में भी बाधा डालती है। खनिज एवं अयस्क क्या है? लोहे के दो अयस्कों के नाम उसके आणविक सूत्र के साथ लिखें। खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। जैसे फेल्सपार, अभ्रक। इन खनिजों को जिनमें लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। हेमेटाइट, बॉक्साइड। लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम आणविक सूत्र लिखिए। हेमाटाइट Fe2O3, आयरन पैराइड Fe(S2). विघट अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं? विघट अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं? कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना आदि जैसे अनेक धातुएं का शोधन विद्युतीय अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। विद्युत अपघटन में जब धारा प्रवाहित होती है तब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु विद्युतीय अपघटन में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलयशील अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है तथा अविलयशील अशुद्धियाँ एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाता है, जिसे एनोड अपफंक कहते हैं।
एल्यूस स्टील। एल्यूस स्टील किन्हीं एल्यूस स्टील के नाम लिखे। संरचना लोहे के साथ अन्य धातु और धातुओं को मिलाकर प्राप्त की जाने वाले मिश्र धातु स्टील कहलाती है। इनके तीन प्रकार हैं। कार्बन स्टील लोहे और कार्बन मिश्र धातु कार्बन स्टील कहलाता है, जिनमें कार्बन की मात्रा 0.5 से 1.5 तक होती है। कार्बन के अतिरिक्त सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस तथा मैग्नीज भी है। स्टील कार्बन स्टील पेच, कील, गाड़ी की पटरियां, गार्डर मशीनों बनाने में काम आता है। समुद्री जहाज, इमारतें तथा वाहन में भी इसी से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम, निकल, तांबा, टंगस्टन या बेरिलियम को मिलाया जाता है, उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें क्रोमियम 18%, निकल 8% होता है। यह डेयरी उद्योग, अस्पतालों तथा बर्तन तैयार करने में काम आता है। धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु निष्कर्षण होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अयस्कों का संवृद्धीकरण अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को संवृद्धीकरण कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण इसके लिए निस्तापन, भर्जन, अपघटन आदि विधि का प्रयोग होता है। धातुओं का परिष्करण और शुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युतीय अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। एक मिश्र धातु क्या है? मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए। इसके कोई दो उपयोग लिखिए। एक मिश्र धातु यह दो या दो से अधिक धातुओं तथा वो धातुओं के समंगी मिश्रण है। उदाहरण पीतल, तांबा, जिंक की मिश्र धातु, कांसा, तांबा, टिन की मिश्र धातु। मैग्नीशियम का संघटन एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम 95, मैग्नीशियम 5%। मैग्नीशियम का उपयोग हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में किया जाता है। यह वाहनों तथा तुलाओं के भाग बनाने में काम आते हैं। एल्युमिनियम के उपयोग बताइए। एल्युमिनियम के उपयोग एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज़ों की बॉडी और मोटर इंजन बनाने में काम आती है। एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण जो हवाई जहाज़ों के बॉडी और मोटर इंजन बनाने के काम आती है। यह बर्तन, फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग की और अनेक वस्तुएं बनाने में काम आती है। यह बिजली का सुचालक है, इसलिए आजकल बिजली के स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम की बारीक परतों को खाने का सामान, दवाइयाँ, दूध की बोतलें आदि पैक करने में प्रयुक्त की जाती है। एल्युमिनियम पाउडर सिल्वर पेंट बनाने से के काम आते हैं। एल्युमिनियम पाउडर एल्यूमिनोथेरेपी में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पटरियों तथा मशीनों के टूटे भागों में जोड़ने के काम आते हैं। अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। खनिज धातुओं के प्राकृत खनिज जो है धातुओं के प्राकृत यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। खनिज जो है धातुओं के प्राकृत यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होता है। अधिकांश धातुएं जो हमें यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है, जैसे तांबा हमें पायराइट या क्यूप्राइड से प्राप्त होता है। अयस्क
जिन पदार्थों खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें ऐसा कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है तो लोहे का हेमेटाइड। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में धातु और एवं अधातु के बारे में। पहले पढ़ते हैं क्या। धातु के रासायनिक गुणों को लिखे। धातु के रासायनिक गुणों को लिखे। धातु विद्युत रासायनिक धनात्मक तत्व होती है। इनके विद्युत धनात्मक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनीकरण होती है, धनायन निर्मित करता है। उदाहरण धातुओं के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण द्वारा कुछ विशेष अभिक्षणिक रासायनिक गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाती है। 2Mg+O2 बराबर 2MgO। धातु के ऑक्साइड के प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम जिंक की ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जलखित और घुलनशील है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड तीव्रता से अभिक्रिया से कर क्षार बनाते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों को लिखे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण से प्रयुक्त चरणों को लिखिए। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त उपकरण लिखें। धातु कर्म धातु के अयस्कों में शुद्ध धातु प्राप्त करना एवं उनका शुद्धिकरण आदि धातु कर्म कहा जाता है। अयस्क के शुद्ध धातु के निष्कर्षण के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। अयस्क का सौंदर्य। अयस्क सौंदर्य में अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। अभिक्रियाशील धातुएं में ऑक्साइड अयस्क भर्जन का ऑक्साइड उपचयन। फिर मध्य अभिक्रियाशील में कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क निस्तापन भर्जन। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं में गलित धातु का विद्युत अपघटन, शुद्ध धातु का ऑक्साइड, धातु का अपचयन, शुद्ध धातु का परिसंचरण, शुद्ध धातुओं के भौतिक गुणधर्मों को लिखे। धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित। धात्विक चमक। प्रत्येक धातु का अपना धात्विक चमक होता है, जिससे इसे पहचानने में सुविधा होती है। धातुएं में यह गुण धात्विक चमक है। कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। आयरन, एल्युमिनियम तथा कॉपर काफी कठोर धातुएं हैं। इन्हें चाक में नहीं काटा जा सकता है, लेकिन Na सोडियम मतलब और पोटेशियम धातु मुलायम है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। यह गुण कठोरता कहलाती है। तीसरा आघात बदलने और तन्यता। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु का यही गुण आघात बर्धन्यता कहलाती है। धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, यह गुण तन्यता कहलाती है। उष्मीय तथा विद्युतीय चालकता। धातु के एक सिरे से गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। धातु के यह गुण उष्मीय चालकता कहलाता है। धातु के तार विद्युतीय एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। धातुओं में यह गुण विद्युतीय चालकता कही जाती है। धातुओं के 5 भौतिक गुणों को लिखिए। धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन। धातुओं ऑक्साइड प्रदान करती है। धातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अधिकतर धातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातुएं ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन द्रव अवस्था में और सल्फर ठोस अवस्था में। धातुएं जल में अल्प घुलनशील हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को लिखें। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित गुणधर्म हैं। पहला, इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है।
इसके धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण ये यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन आदि जैसे विलायकों में घुलनशील होते हैं। यह इस यौगिक में जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक हैं तथा आयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की और गमन करते हैं। निम्नलिखित के पदों की व्याख्या करें। खनिज, अयस्क ज्ञान। खनिज के बारे में। भूपर्पटीय में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यह प्रायः खानों में निकाले जाते हैं। अयस्क वैसे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है, जैसे कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, इससे धातु का उत्पादन सरलता से कम खर्च में होता है। व्यंग। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ये अशुद्धियाँ गैंग कहे जाते हैं। अयस्कों के गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का उपयोग होता है, ये अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होता है। इनके पृथक्करण के विभिन्न उप तकनीक हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और धातु विभेद कीजिए। दिए गए धातु पहला धातु और धातु। धातु को वायु में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड बनते हैं और धातु के वायु में ताप से धातु ऑक्साइड बनते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया कर क्षारक बनाते हैं। धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करती है और धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं और धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। बी नंबर में या फिर अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे। बी नंबर का आंसर यहाँ है। पहले अवरोही क्रम में पहले 12 KNaCaMgZnFe। धातुओं के संचारण किन किन कारणों से होता है? धातुओं का संचारण इन नियमों से होता है, देख लीजिए। लोहा के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क का साधारण कैसे होता है? लोहे के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 है। लोहे के निष्कर्षण से वायु भट्टी में होने की अभिक्रिया। संक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। नीचे धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता दर्शाई गई है। पोटेशियम सबसे अधिक है, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, मरकरी। विद्युत अपघटन परिष्करण। विस्थापन क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। धातुओं एवं अधातुओं के बीच का विभेद। धातु और धातुएं सामान्यतः ताप से ठोस होती है, परंतु केवल पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है। और धातुएं सामान्यतः तीनों अवस्था में पाई जाती है, फास्फोरस और सल्फर ठोस रूप में, H2O2 N2 गैसीय अवस्था में, ब्रोमीन के रूप तरल रूप में होता है। धातुएं तन्य तथा अगाध बंधने तथा रेंगाणु होती है। ये प्रायः भंगुर होती है। धातुएं प्रायः चमकदार होती है, अर्थात उनमें धात्विक चमक होती है। और धातुएं के धात्विक चमक नहीं होती है, परंतु हीरा, ग्रेफाइट तथा आयोडीन इसके अपवाद हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत सुचालक होती है, परंतु बिस्मथ इसका अपवाद है। ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर
सभी अधातु कुचालक हैं। धातु में गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं और धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। धातुएं अधिकांश कठोर होती है, परंतु सोडियम तथा पोटेशियम चाकू से काटी जा सकती है। इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। हीरा सब पदार्थों में से कठोरतम है। धातुओं का अपेक्षित घनत्व अधिक परंतु Na इसके अपवाद हैं और धातुओं का अपेक्षित ताप प्रायः कम होता है। धातुएं अपारदर्शक होती है। गैसीय और धातुएं पारदर्शक होती है। रासायनिक गुणों के विभेद। रासायनिक मतलब विभेद दो प्रकार के, धातु और धातु एक गुणों के विभेद। भौतिक गुणों में विभेद होता है धातु और धातु में, और रासायनिक गुणों में विभेद। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जिसमें से कुछ क्षार बनाती है और धातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती है, गैस को पुनः स्थापित नहीं करती है, ये साइड वाला। और धातु अम्लों में से हाइड्रोजन है तथा अनुरूप लवण बनाती है। तीसरा नंबर, धातु धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती है, इधर ये साइड तीसरा नंबर। और धातु ऋणात्मक आवेश की प्रकृति की होती है, 4 नंबर। धातु क्लोरीन के संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो विद्युतीय संयोजन होते हैं, ई साइड का 4 नंबर। और धातुएं क्लोरीन के संयोग कर क्लोराइड बनाती है परंतु वे सहसंयोजक होते हैं। वह कुछ धातुएं 5 नंबर, कुछ धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोक्साइड बनाती है जो विद्युत संयोजक होते हैं। वो धातु हाइड्रोजन के साथ अनेक अस्थायी हाइड्रोक्साइड बनाती है जो सहसंयोजक होते हैं। धातु में अपचायक है और धातु में ऑक्सीकारक है। धातु में जल विलय में धनायन बनाती है और धातु में जैव विलय में ऋणात्मक बनाती है। अयस्क क्या है? वैसे खनिज जिसमें कम खर्च में धातु का निष्कर्षण किया जाता है ऐसे कहलाती है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु के उपयोग लिखिए। कठोरता बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, संचारण बढ़ाने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने, गलनांक के लिए, उचित के लिए, रंग परिवर्तन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, निष्पापन के लिए। ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। शोधन। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़।